हेलो एवरीवन। तो आज हम अगेंस्ट द सन मूवी की स्टोरी देखेंगे। ये मूवी एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है। मूवी की शुरुआत होती है ईयर 1942 से, जब जापान ने अमेरिका पर अटैक किया था और इस अटैक के बाद अमेरिका भी वर्ल्ड वॉर 2 में आ गया और अब अमेरिका को किसी भी कीमत पर जापान से बदला लेना था। इसीलिए यूएस नेवी के बहुत सारे टॉर्पेडो और बॉम्बो एयरक्राफ्ट साउथ पैसिफिक के अंदर जितने भी जापानी अड्डे थे उन्हें खत्म करने के लिए चले गए। इसी में एक एयरक्राफ्ट था जिनमें 3 लोग थे, पायलट हेरर, बॉम्ब फेंकने वाला टोनी और रेडियो मैन जीन। जब ये वापस आ रहे थे तो ये आकाश में काफी ऊपर थे और ये उनका रास्ता भूल जाते हैं। धीरे धीरे इनका फ्यूल टैंक भी खत्म हो रहा था। जीन रेडियो से रास्ता पूछने की कोशिश करता है, मगर सिग्नल क्लियर न होने की वजह से उसे आवाज अच्छे से नहीं आ रही थी। तभी उसे रेडियो पर एक जापानीज की आवाज आती है। वो तुरंत रेडियो की तार निकाल देता है और मोरस कोड की मदद से संदेश भेजता है। फ्यूल खत्म हो रहा था, इसीलिए पायलट उसे 212 से कनेक्शन जोड़ने कहता है। वो कोशिश करता है मगर कनेक्शन नहीं हो पाता और अब हेरर के पास समुद्र में लैंडिंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो उसके साथियों को सारा जरूरी सामान निकालने कहता है क्योंकि उसे अब यही लैंडिंग करनी होगी और वो उस बड़े से समुद्र में लैंडिंग कर देता है। लैंडिंग करने के बाद हेरल की बेल्ट खुल जाती है मगर टोनी और जीन की बेल्ट नहीं खुलती और वो दोनों एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूब रहे थे। वो दोनों पानी के बहुत नीचे चले जाते हैं, मगर इसके पहले कि वो एयरक्राफ्ट के साथ नीचे डूब जाए उन दोनों का बेल्ट खुल जाता है और वो दोनों ऊपर आ जाते हैं जहाँ हेरल है। वहाँ इनके पास एयरबोट होती है और ये तीनों उस पर बैठ जाते हैं, मगर अब ना इनके पास खाने के लिए खाना था और ना ही पीने के लिए पानी। हालांकि इनके एयरक्राफ्ट में सब कुछ था, मगर ये तीनों उसमें फंसने की वजह से कुछ निकाल नहीं पाए और वो एयरक्राफ्ट डूब गई। और इस बड़े से समुद्र में जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक सिर्फ पानी के अलावा और कुछ नहीं था। ये तीनों इसमें फंस चुके हैं, मगर ये तीनों को यकीन है कि बहुत जल्द यूएस नेवी आकर इन तीनों को बचा लेगी और ऐसा होता भी है। इन्हें यूएस नेवी का एक हेलीकॉप्टर दिखता है। चीफ कहता है कि पानी में पैराशूट खोल दो, इससे वो हमें देख पाएंगे, पर इनके पास पैराशूट नहीं होता। वो समुद्र में एयरक्राफ्ट के साथ डूब गया था और ना ही इनके पास फ्लेयर गन है जिसे चलाकर ये उन लोगों को इशारा दे सकते हैं। ये तीनों अपनी जैकेट निकालकर उसे हिलाने लगते हैं और साथ ही चिल्लाने भी लगते हैं, मगर वो एयरक्राफ्ट इतना दूर होता है कि वो इन्हें देख नहीं पाता और वापस चला जाता है। हेरल कहता है ये हमें यहाँ पर ढूंढने आए थे और यह आखिरी मौका था। टोनी कहता है वो लोग हमें ऐसे छोड़ नहीं सकते। हेरल कहता है वो दोबारा एक ही जगह पर ढूंढने नहीं आएंगे, यानी अब इन्हें खुद ही यहाँ से निकलना होगा। लेकिन हेरल जो कि एक पायलट है वो समझ चुका था कि ये तीनों अब इस समुद्र में फंस चुके हैं। वो सभी को अपने जूते उतारने कहता है क्योंकि ये सफर अब बहुत लंबा होने वाला है। ये तीनों अपने जूते उतार देते हैं, मगर एयरक्राफ्ट इतनी छोटी थी कि ये लोग अपने जूते भी नहीं रख पाते। हेरल कहता है हमें अपने जूते पानी में फेंकने होंगे। टोनी और जीन अपने जूते पानी में फेंक देते हैं, लेकिन हेरल अपने जूते नहीं फेंकता। जिन पूछता है आपने अपने जूते क्यों नहीं फेंके। हेरल कहता है अगर हमें जमीन मिल गई तो हम में से किसी एक को चलना होगा, इसलिए एक पैर हमें बचा कर रखने होंगे। इसी तरह से बिना खाए और बिना पिए इनका पहला दिन निकल जाता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनकी एयरक्राफ्ट इतनी छोटी है कि ये तीनों साथ में सो भी नहीं सकते, इसलिए ये एक एक करके सोते हैं। हेरल कहता है किसी को पानी पीना है। टोनी और जीन उसे हैरानी से देखने लगते हैं और इसके बाद हेरल अपने जूते में टॉयलेट करता है और अपनी यूरिन को पी लेता है क्योंकि उसे पता है उन्हें यहाँ इस समुद्र में पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। अगली सुबह हेरल कहता है हम यहाँ फंस चुके हैं और हम हवाई की तरफ जा रहे हैं जो यहाँ से लगभग 900 मील दूर है और हमारे पीछे साउथ अमेरिका है जो यहाँ से 6000 मील दूर है। हेरल पायलट है इसलिए उसे दिशाओं की और जगहों की अच्छी जानकारी होती है। हेरल कहता है अगर हम इस तरह से चलते रहे तो कुछ हफ्तों में हम पहुँच जाएंगे। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। हेरल कहता है अगर हम पहुँच भी गए तो भी हम भूख और प्यास से मर जाएंगे। जीन कहता है यहाँ पानी में कितनी सारी मछलियाँ हैं, हमें कुछ करना होगा। अब जो थोड़ा बहुत सामान इनके पास है उसमें एक गन मैगजीन भी होती है और गन की मैगजीन के अंदर स्प्रिंग होती है और वो इस स्प्रिंग से मछली का कांटा बनाते हैं और उस कांटे को पानी में डालते हैं और थोड़ी देर में इनके कांटे में कुछ फंस जाता है। ये उसे खींचने की कोशिश करते हैं और इसी कोशिश में इनकी रस्सी टूट जाती है और उसमें कांटा नहीं होता। जीन कहता है पानी में कोई हमसे भी ज्यादा भूखा है। हालांकि ये लोग पानी के बीच में हैं, मगर यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए जीन पानी में कूद जाता है। वो कहता है अब मैं और गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकता और जीन को देखकर टोनी भी पानी में कूदने वाला था, लेकिन हेरल उसे रोक देता है और कहता है मैंने सुना है हम जहाँ है वहाँ पानी में शार्क्स हैं। और जब वो लोग चिल्लाकर जीन को बताते हैं तो जीन भी तुरंत बोट पर वापस आ जाता है। इसका मतलब अब ये लोग पानी में भी नहीं जा सकते। धीरे धीरे टाइम गुजरता है और आज इन तीनों को इस बोट पर पूरे 5 दिन हो जाते हैं और 5 दिनों से ना इन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है और ये तीनों बहुत ज्यादा
ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। जब टोनी की बर्दाश्त की हद खत्म हो जाती है तो वो समुद्र का पानी पीने वाला होता है, मगर हैरिल उसे रोक देता है और कहता है ये पानी तुम्हारी बॉडी को और सुखा देगा। इन सब के यहाँ फंसने का कारण ये होता है कि हैरिल वेस्ट की तरफ जा रहा था। वो जीन से कंफर्मेशन मांगता है कि क्या वो सही जा रहे हैं और रेडियो पर जीन को बताया जाता है कि उन्हें ईस्ट की तरफ जाना है और इसी वजह से ये लोग रास्ता भूल जाते हैं। अचानक हैरिल को याद आता है कि उसकी शर्ट के पॉकेट में एक पेंसिल है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। वो पेंसिल निकाल कर कहता है हम चार्ट बना सकते हैं, जिससे हमें पता लग जाएगा हम एग्जैक्टली कहाँ हैं। और फिर वो अपनी लाइफ जैकेट पर चार्ट बनाना शुरू कर देता है और चार्ट बनाने के बाद जब उसे अपनी लोकेशन का पता चलता है तो वो कहता है हमें अपनी बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा। और वो अपनी लाइफ जैकेट निकालते हैं और जो भी थोड़ा बहुत सामान उनके पास होता है वो उससे एक लंगर बनाते हैं, जिससे कि वो अपनी बोट को एक जगह पर स्टेबल रखेंगे। और जब ये उसे निकालेंगे तब ये उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ हवा चल रही है। फिर ये लोग जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ जा सकते हैं। ये लोग लंगर बनाकर पानी में डाल देते हैं और इनकी बोट स्टेबल हो जाती है और फिर ये लोग प्रेयर करते हैं। जीन कहता है हमने जिंदगी में जो भी काम किए हैं वो सब सही नहीं थे, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत है। हैरिल कहता है ये समुद्र में जितनी भी बोट्स हैं उन सब की रक्षा करना और उनमें से एक बोट हमारी भी है। टोनी कहता है मेरे दोस्तों ने जो कहा वो सब सही है, मगर सबसे ज्यादा हमें पानी की जरूरत है, तो प्लीज बारिश कर दीजिए। लेकिन बारिश नहीं होती। टोनी डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जीन कहता है इतनी जल्दी मायूस मत हो और ईश्वर को थोड़ा वक्त दो। अब रात हो जाती है और जब सभी सो रहे होते हैं तब बारिश होने लगती है और कई दिनों के बाद आज उन्होंने पहली बार पानी पिया है, जिससे इन्हें बहुत सुकून मिलता है क्योंकि इनकी पूरी बॉडी सूख गई थी। अगले दिन हम देखते हैं कि कई दिनों से जीन मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। हैरिल कहता है मैंने तुमसे ज्यादा पेशेंस रखने वाला इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। तुम पिछले कई दिनों से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। जीन कहता है मैं जिस जगह से आया हूँ वहाँ एक कहावत है, यू डोंट कैच यू डोंट ईट। लेकिन जीन अब खुद भी तंग आ चुका था। वो जेब से चाकू निकालता है और पानी में मछली का इंतजार करने लगता है। जैसे ही उसे मछली दिखती है वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी चाकू जाकर एयरक्राफ्ट पे लग गई। वो कहता है मुझसे गलती हो गई, मैंने एयरक्राफ्ट पे चाकू मार दिया। लेकिन जीन देखता है कि उसने चाकू एक शार्क के बच्चे को मारी है। वो उस बच्चे को क्राफ्ट के अंदर घसीट लेता है और उसके बाद ये तीनों उस शार्क के बच्चे को मार देते हैं और उसके पेट से बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी निकलती है। और इतने दिनों के बाद आज पहली बार इन्होंने कुछ खाया है, जिससे इन्हें बहुत खुशी मिलती है और एनर्जी भी। खाने के बाद हैरिल कहता है मैं घर जाऊंगा और मेरी बीवी मुझसे बहुत नाराज होगी। वो जीन और टोनी से भी पूछता है क्या तुम लोगों की शादी हुई है। टोनी कहता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है। जीन कहता है ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही मेरी शादी हुई है। टोनी जीन से कहता है वापस जाने के बाद तुम मेरी बहन को डेट कर लेना, वो बहुत खूबसूरत है। ये लोग जब बातें कर रहे होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि इनकी क्राफ्ट के चारों तरफ शार्क्स हैं। इन्होंने जिस शार्क के बच्चे को मार के खा लिया था उसका खून पानी में गिर गया था और उसी की स्मेल के वजह से ये शार्क्स यहाँ आ गई है। लेकिन वो शार्क इनकी राफ्ट को बिना कुछ किए वहाँ से चले जाती है। हालांकि ये लोगों ने खाना खा लिया है और बारिश का पानी भी पिया है, मगर जैसे जैसे दिन गुजरते हैं ये फिर से कमजोर होने लगते हैं। और एक बार जीन जब पानी के अंदर हाथ डाल के बैठा हुआ था तभी एक शार्क उसके हाथ पर हमला कर देती है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है। लेकिन जीन की किस्मत अच्छी है कि उसके हाथ पर बहुत चोट नहीं लगी थी। और एक बार जीन को सामने एक आइलैंड दिखता है। वो टोनी को दिखाता है, मगर टोनी कहता है वहाँ कोई आइलैंड नहीं है, ये सिर्फ जीन का भ्रम है। यहाँ इन्हें अजीब अजीब सपने भी आ रहे थे। और 15वें दिन की सुबह ये देखते हैं कि टोनी के हाथ में एक गन है। जीन उसे धीरे से कहता है गन मुझे दे दो और आवाज मत करना। टोनी गन उसे दे देता है और वो देखता है सामने उनकी राफ्ट पर एक पक्षी बैठा है और हैरिल भी वहीं पर सो रहा है। जीन गोली चलाता है और वो पक्षी को लग जाती है, मगर वो पक्षी नीचे समुद्र में गिर जाता है। जब हैरिल देखता है वो समुद्र में कूदकर पक्षी तक पहुंच जाता है और जैसे ही वो उस पक्षी को उठाता है वो देखता है उसके पीछे एक शार्क आ रही है। हैरिल फौरन अपनी राफ्ट की तरफ आता है और इसके पहले कि वो शार्क का खाना बन जाए वो राफ्ट पर चढ़ जाता है। शार्क बिल्कुल उनके राफ्ट के नीचे से निकल जाती है और हैरिल बच जाता है। अब इनके पास फिर से एक बार खाना था। 15 दिन में ये लोगों ने 2 बार खाना खाया है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीत रहे थे इसका असर इनके दिमाग पर हो रहा था। इन सबको अजीब अजीब सपने आ रहे थे। इन तीनों को यहाँ पर अब 20 दिन हो चुके हैं और जब हैरिल सुबह उठता है तो वो देखता है कि कोई भी ड्यूटी पर नहीं है, यानी कोई भी हवा का रुख नहीं देख रहा है। इस बात से हैरिल गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने तुम लोगों को ऑर्डर दिए थे और तुमने मेरे ऑर्डर नहीं माने। जीन कहता है यहाँ देखने के लिए कुछ नहीं है और अब तक हमें आइलैंड पर पहुँच जाना चाहिए था, मगर वो आइलैंड कहाँ है। हैरिल कहता है मेरे दिमाग में एक पिक्चर है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, मतलब हैरिल श्योर नहीं है कि ये लोग कहाँ हैं। जीन कहता है तुम्हारी
तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं था हमारी शिप कहाँ है। तुम हमें हमारी शिप से बहुत दूर ले आए, जिस वजह से हम आउट ऑफ रेंज हो गए और हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। और हैरल भी अपनी गलती मान लेता है कि जब वो ऊपर हवा में थे तो हैरल को नींद आ गई थी, और जब उसकी आँख खुली तब वो बहुत दूर निकल गए थे। उन्हें नहीं पता था कि वो कहाँ है, यानी पूरी गलती सिर्फ हैरल की है और हैरल को इस बात पर बहुत पछतावा है। वो इन दोनों से माफी मांगता है और उसके आंख में आंसू होते हैं, लेकिन अब तीनों कुछ नहीं कर सकते। जिन उस मैप को उठाता है जो हैरल ने उसकी लाइफ जैकेट पर बनाया था, और वो कहता है अब शायद यही हमें हमारे घर तक ले जा सकती है। तभी हैरल को एक आइडिया आता है। वो चाकू से उसके जूते को काटकर उनकी शॉल निकाल देता है और उससे वो 2 चप्पू बनाता है ताकि जिस दिशा में ये जाना चाहे वहाँ जा सके। टोनी कहता है जिसे भी सबसे पहले आइलैंड दिखेगा उसे बाकी के 2 लोग डिनर कराएंगे उसकी मनपसंद जगह पर, मगर इनका रास्ता इतना आसान नहीं है। कुछ और दिन बीत जाते हैं। आज इन्हें इस समुद्र में पूरे 30 दिन हो गए हैं और 30 दिन के बाद इनके अंदर अब बोलने की भी ताकत नहीं है, क्योंकि ये प्यासे हैं और भूखे भी। अब उसी रात को फिर से बारिश होने लगती है, जिसे इन्हें एक बार फिर से पानी पीने मिलता है। लेकिन तभी ये देखते हैं एक बहुत बड़ा तूफान सामने से आ रहा है। ये लोग उस तूफान में फंस जाते हैं और इनकी राफ्ट भी पलट जाती है और टोनी जिसे तैरना नहीं आता वो खो जाता है। लेकिन तभी ये दोनों देखते हैं कि टोनी राफ्ट की दूसरी तरफ है। ये लोग राफ्ट को सीधा करते हैं और बड़ी मुश्किल से उसके अंदर वापस चढ़ जाते हैं और इस तरह से ये तीनों इस तूफान से बच जाते हैं। अगली सुबह ये तीनों राफ्ट पर बेजान जैसे लेटे होते हैं। ये तीनों बहुत थक चुके हैं और जो थोड़ा बहुत सामान इनके पास था वो रात को आए हुए तूफान में समुद्र में कहीं खो गया। और अब ये तीनों ने भी मान लिया है कि अब ये तीनों बचने वाले नहीं हैं। इन तीनों को अपनी घर की बहुत याद आ रही थी। हैरल अपनी बीवी को याद कर रहा था और जीन को टोनी की बहन समुद्र में बैठी हुई दिख रही थी। जीन को हेलुसिनेशन होने लगा था। जिस तरह से टोनी ने बताया था कि मेरी बहन बहुत खूबसूरत है, उस हिसाब से जिन उसकी बहन की इमेज बना लेता है। जिन टोनी से कहता है मुझे लगता है मुझे तुम्हारी बहन से प्यार हो गया है। टोनी कहता है तुम दोनों एक ग्रेट कपल बनते। हैरल ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था ये सब इस तरह से खत्म होगा। तभी टोनी बहुत मुश्किल से बैठता है और कहता है हमने इतना लंबा रास्ता पार कर लिया है और अब इस तरह से हम पीछे नहीं हट सकते और ना ही हार मान सकते हैं। टोनी अपने हाथों से चप्पू चलाना शुरू करता है और उसे देखकर ये दोनों भी बैठ जाते हैं और अपने हाथ से चप्पू चलाने लगते हैं, मगर चाहे ये कितनी भी कोशिश कर ले इनके शरीर में अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। और 34 दिन बाद जब ये लगभग मर चुके होते हैं, ये लोग बात भी नहीं कर पा रहे थे। तभी टोनी कहता है मैंने एक सपना देखा और उसमें मैंने एक बहुत बड़ा हरा खेत देखा। हैरल कहता है ये सपना तो मैं 2 बार देख चुका हूँ। और फिर हैरल समुद्र का पानी हाथ में लेकर पीने लगता है। उसने मान लिया है कि अब वो लोग जिंदा नहीं बचेंगे। तभी जिन कहता है मुझे सामने कुछ हरा दिख रहा है और जब ये तीनों उठकर देखते हैं तो सामने एक आइलैंड होता है और ये देखकर ये तीनों के अंदर एक खुशी और एनर्जी आ जाती है और इनकी आंखों में खुशी के आंसू भी आ जाते हैं। पूरे 34 डेज समुद्र में बिताने के बाद आज ये एक छोटे से आइलैंड पर पहुंच गए हैं। अब ये लोग अपने हाथ से जोर जोर से नाव को उस तरफ ढकेलने लगते हैं और थोड़े टाइम बाद ये तीनों आइलैंड के किनारे पर होते हैं और इन्होंने 34 दिन बाद धरती को छुआ है। यही बीच पर 2 झोपड़े भी होते हैं और ये तीनों उस तरफ बढ़ने लगते हैं और इस तरह इतने मुश्किल सफर के बाद ये तीनों 20 फरवरी 1942 को पोका पोका नाम के बीच पर पहुंचते हैं और मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ये तीनों ने 1000 माइल से भी ज्यादा का सफर उस छोटी सी राफ्ट पर किया था। हैरल को नेवी ने अवार्ड भी दिया था, लेकिन फिर उसके बाद हैरल ने कभी भी एयरक्राफ्ट नहीं चलाई। टोनी जब पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने अपना करियर नेवी में ही कंटिन्यू किया और 1986 में जब उसकी मौत हुई तो उसकी राख को समुद्र के ऊपर से छोड़ दिया गया। जीन ने भी वार में रेडियो मैन का काम किया और ईयर 1946 में उसने टोनी की बहन फ्रांसिस से शादी की और एंड में हमें इन तीनों की एक रियल फोटो भी दिखती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।